दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में क्रिया टॉपिक को पढ़ेंगे और क्रिया टॉपिक के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। क्रिया टॉपिक के कितने यहाँ पर भेद होते हैं, कितने प्रकार की क्रिया होती है और क्रिया के कौन कौन से प्रकार, कौन कौन से यहाँ पर भेद होते हैं, सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आइए आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। हेडिंग डाल लीजिए आप अपने नोट्स बुक में, क्रिया टॉपिक। टॉपिक का नाम क्रिया लिख लीजिए। अब से पहले हम तीन टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। एक आपका संज्ञा पढ़ चुके हैं कंप्लीट तरीके से, उसके बाद सर्वनाम हमने पढ़ा था, उसके बाद हमने विशेषण टॉपिक को डिस्कस किया था। ये तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे और डिटेल में इनकी स्टडी कर ली थी। आपने अगर वो टॉपिक नहीं देखे हैं और आप अगर उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के हिंदी सब्जेक्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जा सकते हैं और वहाँ से ये तीनों टॉपिक पढ़ सकते हैं और अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं क्रिया को पढ़ना। क्रिया आपको हेडिंग लगा लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्रिया के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। क्लियर? वे शब्द जो किसी काम के होने या करने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। क्लियर? आइए डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा आप एज इट इज नोट्स बना लें। जो भी चीज़ें मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं आपको सेम अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। परिभाषा वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, क्रिया कहलाते हैं। क्रिया शब्द कहलाते हैं। क्लियर? अर्थात इसकी दूसरी परिभाषा अगर हम देखें, संस्कृत की धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से बने शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्लियर? यह आपकी क्रिया की परिभाषा हो गई। वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं क्रिया शब्द कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत की धातु में ना प्रत्यय जुड़ने से बने शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे लिख धातु है, मूल धातु। ठीक है, यहां पर आप मूल धातु लिख लीजिए, मूल। ठीक है, लिख एक मूल धातु है और इसमें ना प्रत्यय जुड़ने से लिखना बन गया। लिखना एक क्रिया है। ठीक है, जैसे यहां पर लिख दिया मैंने पढ़ मूल धातु प्लस
मतलब धन कहते हैं इसे, पढ़ धन ना, ये हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, जैसे चल धन ना, चलना, ये सभी आपकी क्रिया हो गई। और उदाहरण देख लेते हैं, उठ धन ना, उठना। ठीक है, उठ यहां पर मूल धातु हो गई। और उदाहरण देख लेते हैं, खेल धन ना, खेलना। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप, लिखना, ये लिखना जो शब्द है किसी कार्य का होने का या करने का बोध करा रहा है। चलना शब्द यहाँ पर कार्य के करने का बोध करा रहा है। पढ़ना, खेलना, उठना, ये सभी क्रिया शब्द हैं। ये सभी वह शब्द हैं जो किसी कार्य के करने या होने का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्रिया शब्द हुए। क्लियर? परिभाषा आपको समझा दी, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। उदाहरण भी आपको बता दिए, उदाहरणों से आपको और भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कौन कौन सी क्रिया होती हैं, वो यहाँ पर जानेंगे। मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा पूरा, वो आप नोट कर लीजिएगा, बना लीजिएगा अपनी नोटबुक पर। उसमें सारा कुछ मैं डिफाइन करूंगा, सारे प्रकार लिखूंगा, भेद लिखूंगा क्रिया के। ठीक है, आइए उस चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं। आप अपनी नोटबुक में एज इट इज एक क्रिया का चार्ट बना लीजिएगा, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए चीज़ें, और क्रिया के जितने भी भेद हैं वो आप अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। क्रिया की परिभाषा को हमने यहाँ पर जान लिया है। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहाँ पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद या प्रकार। ठीक है, क्रिया के जो प्रकार होते हैं, जो भेद होते हैं, वो 3 आधार पर होते हैं। पहला आपका होता है क्रम के आधार पर, दूसरा आपका होता है प्रयोग या रचना के आधार पर, और तीसरा आपका होता है काल के आधार पर। क्लियर? इन तीनों आधार पर जो भी क्रिया के भेद होंगे, इनके उपभेद जो होंगे, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 आप क्रिया के टॉपिक को कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे, और जब हम क्रिया टॉपिक को खत्म कर लेंगे तो उसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, और आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो जाना, क्रिया से संबंधित आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा। आप इस चीज़ की चिंता ना करें, आप सिर्फ वो चीज़ें पढ़ते जाएं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और आपको मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ बिल्कुल डिटेल में स्टडी करा रहा हूं, ताकि आपको आपके एग्जाम में कोई समस्या ना आए, और जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर ना छूटे, और आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर पाएं। ठीक है, आइए क्रिया के भेदों को देख लेते हैं। यहां पर क्रिया के भेद, या यूं कहूं क्रिया के प्रकार। ठीक है, पहला होता है आपका क्रम के आधार पर। कर्म के आधार पर, ठीक है। दूसरा होता है आपका सेकंड प्रयोग या रचना के आधार पर। और तीसरा होता है आपका काल के आधार पर। ठीक है, इन 3 आधारों पर क्रिया के भेद बांटे जाते हैं। ठीक है, क्रिया के जो भेद हैं
तीन आधारों पर यहाँ पर बांटे जाते हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर और काल के आधार पर। ठीक है, कर्म के आधार पर आपके यहाँ पर दो भेद होते हैं, एक होता है आपका अकर्मक क्रिया और एक आपका सकर्मक क्रिया। आपका एक होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है, और दूसरा होता है आपका यहां पर सकर्मक क्रिया। क्लियर? सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद होते हैं यहां पर, एक तरीके से दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, यहां पर कर्म के आधार पर आपके दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, प्रयोग और रचना के आधार पर अगर मैं बात करूं तो इसके 8 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका सामान्य क्रिया, दूसरा होता है आपका संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, तीसरा होता है आपका नाम धातु क्रिया, चौथा होता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा होता है आपका सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। ठीक है, और छठा होता है आपका कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। सातवां होता है आपका सहायक क्रिया, ठीक है, और आठवां होता है आपका सामान्य क्रिया हो गया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सजातीय क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया। आठवां होता है आपका पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, काल के आधार पर देख लेते हैं। काल के आधार पर आपके तीन यहां पर तीन प्रकार होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार काल के आधार पर क्रिया के तीन प्रकार होते हैं। पहला आपका भूतकालिक क्रिया, दूसरा होता है आपका वर्तमान कालिक क्रिया, और तीसरा आपका होता है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, ये चार्ट आप अपने नोटबुक में बना लीजिए। क्रिया के भेदों की यहाँ पर मैंने चर्चा की है। आपके जो क्रिया के भेद होते हैं वो क्रिया के जो भेद होते हैं वो तीन आधारों पर आधारित होते हैं। पहला आपका कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर आपके दो प्रकार होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया के भी दो उपभेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। प्रयोग या रचना के आधार पर आपके यहाँ पर
8 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सजातीय क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। उसके बाद आपके काल के आधार पर 3 भाग होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया के भेद यहाँ पर देख लिए हैं हमने। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर आपका जो कर्म के आधार पर है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, इन 2 ही भेदों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। इस पूरे टॉपिक को हम 2 से 3 वीडियोज में कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को पढ़ेंगे और पहला भेद देख लेते हैं। कर्म के आधार पर पहला भेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में आपके बहुत से डाउट होते हैं और आप बिल्कुल भी पहचान नहीं कर पाते हैं कि सर कौन से शब्द में अकर्मक क्रिया है और कौन से शब्द में सकर्मक क्रिया है। आपके बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनका आंसर नहीं दे पाते हैं और बहुत सारा कंफ्यूजन आपका एग्जाम के अंदर बन जाता है। जब भी हम अकर्मक क्रिया की बात करते हैं या सकर्मक क्रिया की बात करते हैं तो यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद और आप मेरे से पढ़ने के बाद कभी भी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में कंफ्यूज नहीं होगे। ये मेरी गारंटी है। आपको सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान में कभी आपको समस्या नहीं होगी। चाहे आप रीट के एग्जाम में अपियर होने वाले हो या फिर आप किसी भी आप एग्जाम में अपियर होने वाले हो जिसमें हिंदी का अकर्मक टॉपिक या क्रिया के टॉपिक के अंदर से अकर्मक या सकर्मक क्रिया का प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटने दूंगा। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़कर आप लगातार तैयारी करते रहें और हमारे चैनल से तैयारी करने के बाद आप खुद में एक इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे कि अब हम हिंदी का कोई प्रश्न यहां पर गलत नहीं होने देंगे। अकर्मक क्रिया की अगर मैं बात करूं तो अकर्मक क्रिया के अंदर वे शब्द आते हैं जो बिना कर्म के प्रयुक्त होकर अपना पूर्ण अर्थ देते हैं। वे शब्द अकर्मक क्रिया कहलाते हैं जो वाक्य के अंदर बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी अपना पूर्ण अर्थ देते हों। ठीक है, जैसे पहले हम यहां पर परिभाषा देखेंगे और फिर आपको उदाहरण से मैं इन चीजों को क्लियर कर दूंगा। वे क्रिया शब्द जो वाक्य में बिना कर्म के प्रयुक्त होकर अपना पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। वे क्रिया शब्द जो वाक्य में बिना कर्म के प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। क्लियर? पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। वे क्रिया शब्द जो वाक्य में बिना कर्म के प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। उदाहरण से आपको और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। उदाहरण देख लेते हैं।
उदाहरण, जैसे मोहन सोता है। ठीक है, मोहन सोता है, मोहन इसमें कर्ता हो गया और सोता इसमें क्रिया हो गई। ठीक है, अब यहां पर कोई कर्म नहीं है, फिर भी मोहन सोता है, इसका अपने आप में एक पूर्ण अर्थ निकल कर आ रहा है। ठीक है, और मैंने यहां पर जो आपको परिभाषा बताई है वो क्रिया शब्द जो वाक्य में बिना कर्म के प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें यहां पर अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां पर सोता जो शब्द है, सोता क्रिया शब्द है, वो एक अकर्मक क्रिया हो गई। और कई सारे उदाहरण देख लेते हैं। रोहन रोता है। ठीक है, पक्षी उड़ता है, पंछी उड़ता है। ठीक है, बच्चा रोता है। ठीक है, वायुयान आकाश में उड़ता है, आकाश में उड़ता है। ठीक है, ये सभी जो आपके सामने मैंने उदाहरण लिखे हैं, इन सभी उदाहरणों में आप जब क्रिया शब्द को देखोगे तो प्रत्येक क्रिया शब्द में यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, क्योंकि किसी भी क्रिया शब्द के साथ यहाँ पर कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे कि पहले उदाहरण में आप देख सकते हैं, मोहन सोता है, सोता एक क्रिया शब्द है, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में कहीं पर भी कर्म नहीं दिखेगा आपको। रोहन रोता है, इसमें भी कर्म नहीं है। पंछी उड़ता है, इसमें भी कर्म नहीं है। और बच्चा रोता है, यहां पर भी कोई कर्म नहीं है। वायुयान आकाश में उड़ता है, आकाश में यानी स्थान की बात हो रही है, और उड़ना उड़ता है ये एक क्रिया शब्द है। जब यहां पर हम देखते हैं तो यहां पर कोई कर्म नहीं है, सिर्फ स्थान की बात हो रही है कि वायुयान आकाश में उड़ता है और पंछी उड़ता है। यहां पर जो वायुयान है ये कर्ता हो गया, बच्चा यहां पर कर्ता हो गया, मोहन यहां पर कर्ता हो गया, रोहन यहां पर कर्ता हो गया और पंछी यहां पर कर्ता हो गया। लेकिन आप जब इन सभी उदाहरणों में देखते हैं तो किसी भी उदाहरण में आपको कर्म नजर नहीं आएगा, और वे क्रिया शब्द जो बिना कर्म के प्रयुक्त होकर वाक्य में पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं वो अकर्मक क्रिया होते हैं। ठीक है, वो सभी क्रिया शब्द अकर्मक क्रिया शब्द होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं सभी उदाहरणों में किसी में भी यहां पर कोई भी उदाहरण ऐसा नहीं है जो अपना पूर्ण अर्थ ना दे रहा हो, और जिस भी वाक्य को हम यहाँ पर पढ़ते हैं उसका एक अपने आप में एक पूर्ण अर्थ निकल कर आ रहा है। जैसे कि मोहन सोता है, तो यहाँ पर मोहन के सोने का यहाँ पर यानी मोहन सोता है पूर्ण अर्थ निकल कर आ रहा है। सभी वाक्यों में यहाँ पर पूर्ण अर्थ निकल कर आ रहा है। अब मैं एक आपको इंपॉर्टेंट जो एक पहचान होती है अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए, सेंटेंस में अगर कोई यहाँ पर कोई शब्द आ जाए, सेंटेंस के अंदर वाक्य के अंदर कोई क्रिया शब्द आ जाए, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो अकर्मक क्रिया है? तो मैं आपके लिए एक इसे आप ट्रिक कह सकते हैं, मैं आपके लिए एक यहाँ पर ट्रिक के रूप में एक चीज यहां पर आपको बताऊंगा जो आपको यह पहचान कराने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी कि यहां पर क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। जैसे कि जब भी आप वाक्य को देखेंगे और क्रिया शब्द जो होगा उससे आप क्या के रूप में क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आपको क्या से प्रश्न करना है, उस क्रिया शब्द से क्या के रूप में प्रश्न करना है। अगर क्या का यहां पर आपको उत्तर मिल जाता है कर्ता को छोड़कर, ठीक है, उस क्या प्रश्न का उत्तर कर्ता को छोड़कर अगर आपको मिलता है तो सकर्मक क्रिया होगी, और अगर कर्ता को छोड़कर क्या का उत्तर आपको नहीं मिलता है तो आपको वहां पर अकर्मक क्रिया देखने को मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कौन क्वेश्चन से, कौन शब्द से यहां पर प्रश्न करते हैं और क्या शब्द से प्रश्न करते हैं, दोनों शब्दों से जब आप प्रश्न करते हैं और उत्तर आपको एक ही मिलता है तब भी वहां एक अकर्मक क्रिया होगी। जैसे मोहन सोता है, ठीक है, क्या सोता है, क्या का मतलब क्या सोता है, मोहन सोता है, लेकिन कर्ता के अलावा आपको कोई उत्तर मिल रहा है क्या सोता है? नहीं मिल रहा है। ठीक है, कर्ता के अलावा अगर कोई उत्तर ना मिले तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे
बच्चा रोता है। क्या रोता है? बच्चा रोता है, लेकिन बच्चा एक करता है और कर्ता के अलावा आपको क्या का आंसर नहीं मिल रहा है। क्या रोता है? ठीक है। और अगर मैं यहां पर कहूं कौन रोता है, तो बच्चा रोता है। क्या रोता है? तो बच्चा रोता है। यानी कि कौन और क्या का आंसर अगर एक ही मिले तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। जब हम क्या और कौन से प्रश्न करते हैं क्रिया शब्द से, ठीक है, तो वहां पर आपका जब उत्तर एक ही मिलता है तो वहां अकर्मक क्रिया होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान करना है। यहां पर मैंने कहा कि क्रिया शब्द से, जो आपका क्रिया शब्द है, आपको यहां पर क्या शब्द से प्रश्न करना है। ठीक है। जो क्या है, क्या से प्रश्न करना है। जैसे रोहन रोता है। क्या रोता है? ठीक है। क्या रोता है? आपको कोई यहां पर प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, सिर्फ कर्ता इसका उत्तर आपको मिल रहा है। और मैंने कहा है कर्ता को छोड़कर। ठीक है। कर्ता को छोड़कर अगर क्या प्रश्न से, क्या शब्द से प्रश्न करने पर यहां पर आपको उत्तर मिलता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो यहां पर अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है। जैसे पंछी उड़ता है। क्या उड़ता है? क्या के रूप में जो यहां पर प्रश्न हो रहा है उसका उत्तर यहां पर पंछी कर्ता मिल रहा है। कर्ता के अलावा कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहां पर अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर? एक तो यहां पर पहचान बताई है मैंने, क्या से प्रश्न करेंगे आप। अगर क्या का उत्तर कर्ता के अलावा मिलता है तो सकर्मक क्रिया होगी। क्या का उत्तर कर्ता को छोड़कर नहीं मिलता है तो यहां पर अकर्मक क्रिया होगी। पहली पहचान। दूसरी पहचान, अगर आप कौन शब्द से प्रश्न करते हैं और क्या शब्द से प्रश्न करते हैं, इन दोनों शब्दों से प्रश्न करते हैं और दोनों का उत्तर आपको एक ही मिलता है तो वहां पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे पंछी उड़ता है। क्या उड़ता है? पंछी उड़ता है। कौन उड़ता है? पंछी उड़ता है। यहां पर कौन और क्या शब्द से प्रश्न करने पर आपको उत्तर एक ही मिल रहा है, इसलिए यहां पर अकर्मक क्रिया होगी। जैसे वायुयान आकाश में उड़ता है। ठीक है। क्या उड़ता है? वायुयान उड़ता है। कौन उड़ता है? वायुयान उड़ता है। ठीक है। क्या और कौन से प्रश्न करने पर उत्तर आपको एक ही मिल रहा है तो इसलिए यहां पर अकर्मक क्रिया होगी। उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको ये चीज समझाई है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई है, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप इसको वीडियो को बार बार देखें, आपको समझ आ जाएगा। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही सरल भाषा में आपको यह चीज समझाई है कि अकर्मक क्रिया को कैसे पहचाना जाता है। क्लियर? अब हम दूसरा भेद देखेंगे यहां पर, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की अगर मैं बात करूं तो सकर्मक क्रिया में वे क्रिया शब्द होते हैं जो वाक्य में कर्म के साथ प्रयुक्त होकर अपना पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, आपको अपने नोट्स बुक में ये एज इट इज डेफिनेशन यहां पर नोट कर लेनी है। वे क्रिया शब्द जो वाक्य में कर्म के साथ प्रयुक्त होकर अपना पूर्ण अर्थ देते हैं वो वहां पर सकर्मक क्रिया शब्द होते हैं। ठीक है। परिभाषा देख लेते हैं, यहां पर लिख देता हूं आपको बोर्ड पर और आप आराम से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। वे क्रिया शब्द जो वाक्य में कर्म के सहित कह सकता हूं, कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं।
सकर्मक क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वे क्रिया शब्द जो वाक्य में कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं सकर्मक क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, एज इट इज आपको डेफिनेशन लिख लेनी है अपनी नोट्स बुक में। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देख लेते हैं, उदाहरण से चीजें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन, यहां पर पुस्तक कर्म हो गया। ठीक है, कर्म, ये क्रिया हो गई, क्रिया शब्द हो गया, ये आपका कर्ता हो गया। ठीक है, जैसे बच्चा खेलता है। बच्चा खिलौने से खेलता है। ठीक है, अकरम पतंग उड़ाता है। अकरम पतंग उड़ाता है। इस उदाहरण में देखिए, अकरम यहां पर आपका कर्ता हो गया, पतंग कर्म हो गया और उड़ाता यहां पर, ठीक है, उड़ाता आपकी क्रिया शब्द हो गई। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, इन उदाहरणों में आप देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर ये आपका मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कर्म हो गया। ठीक है, यहां पर जो पढ़ता शब्द है, क्रिया शब्द है, कर्म के साथ प्रयुक्त होकर अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है, पूर्ण अर्थ का बोध करा रहा है, इसलिए यहां पर मोहन पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता यहां पर सकर्मक क्रिया हो गई। सेकंड वाला देख लीजिए, बच्चा खिलौना से खेलता है। ठीक है, अब खिलौने से खेलता है। ठीक है, बच्चा खिलौने से खेलता है। क्या क्या खेलता है? बच्चा खेलता है। ठीक है, कौन खेलता है? बच्चा खेलता है। लेकिन क्या खेलता है? यहां पर ये देखिए, क्या का उत्तर कर्ता को छोड़कर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहां पर खेलता क्रिया में अकर्मक क्रिया होगी। क्लियर? यहां पर क्या और कौन शब्द का दोनों का एक ही उत्तर मिल रहा है हमें, इसलिए यहां पर इस वाक्य में अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, अकर्मक क्रिया। अकरम पतंग उड़ाता है। क्या उड़ाता है? पतंग उड़ाता है। कौन उड़ाता है? अकरम उड़ाता है। अब देखिए, यहां पर क्या और कौन शब्द से जब प्रश्न किया जा रहा है तो यहां पर उत्तर हमें एक नहीं मिल रहा है, अलग अलग उत्तर मिल रहे हैं। जैसे क्या उड़ाता है? पतंग उड़ाता है। कौन उड़ाता है? अकरम उड़ाता है। ठीक है, इसलिए सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, यहां पर जो पहचान मैंने अकर्मक क्रिया के अंदर आपको बताई थी उसके उल्टा हो जाएगा। यहां पर जब आपको नंबर 1 क्या शब्द से प्रश्न करने पर कर्ता को छोड़कर उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया होगी। दूसरी पहचान, क्या और कौन शब्द से प्रश्न किया जाए और दोनों का उत्तर यहां पर अलग अलग मिले तो वहां पर भी सकर्मक क्रिया होगी। जैसे यहां पर मैं प्रश्न करता हूं, जैसे यही पहला वाला उदाहरण देख लीजिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या का उत्तर पुस्तक मिल रहा है। कौन पढ़ता है? मोहन पढ़ता है। मोहन, यहां पर कौन का उत्तर अलग मिल रहा है। जब क्या और कौन शब्द से प्रश्न किया जाए और अलग अलग उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, यहां पर मैंने ये चीज क्लियर कर दी है। उम्मीद करता हूं अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को अब आप आगे से आसानी से पहचान पाएंगे और कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा और आप नेक्स्ट जिस भी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं उसमें क्रिया टॉपिक से कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे।
ठीक है। अगर किसी भी एग्जाम में आपका सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया पूछा जाता है तो उम्मीद करता हूं आप अपना प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अब सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, दोनों भेद पर यहां पर चर्चा कर लेते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद थे, मैंने बताया था आपको, एक कर्मक क्रिया, एक था एक कर्मक क्रिया। नाम से ही आप पहचान सकते हैं जिसमें एक कर्म हो, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। वे क्रिया शब्द जो वाक्य में सिर्फ एक कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, उन्हें एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। वे क्रिया शब्द जो वाक्य में सिर्फ एक ही कर्म के साथ प्रयुक्त होते हैं और अपना पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, वहां पर एक कर्मक सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। गाय चारा खाती है, ठीक है। बच्चा फुटबॉल खेलता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं और उदाहरण आपका। सोहन साइकिल चलाता है, इन सभी वाक्य में आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही कर्म है। यहाँ पर पुस्तक हो गया, यहाँ पर चारा हो गया, यहाँ पर फुटबॉल हो गया, यहाँ पर साइकिल हो गया। ठीक है, सभी वाक्यों में एक ही कर्म है और सभी वाक्यों में यहाँ पर आप सकर्मक क्रिया होगी। पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। खाती है, क्या खाती है? चारा खाती है। फुटबॉल खेलता है, यानी क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। साइकिल चलाता है, क्या चलाता है? साइकिल चलाता है। अब यहाँ पर हम आपको जो मैंने पहचान बताई थी सकर्मक क्रिया को पहचानने की, वो यहाँ पर देख लेते हैं। क्या यहाँ पर सकर्मक क्रिया की पहचान हो रही है या नहीं हो रही है? क्या से प्रश्न कीजिए। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। क्या का उत्तर मिला? पुस्तक। कौन पढ़ता है? मोहन यहाँ पर पढ़ता है, तो कौन का उत्तर क्या मिला? मोहन। यानी कि क्या और कौन शब्द से प्रश्न करने पर अलग अलग उत्तर मिल रहे हैं, तो सकर्मक क्रिया हुआ। ठीक है, इसी तरह इसमें देख लीजिए। क्या खाती है? चारा खाती है। कौन खाती है? गाय खाती है, ये इसमें सकर्मक क्रिया हो गई। क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। कौन खेलता है? बच्चा खेलता है, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, क्या चलाता है? साइकिल चलाता है। कौन चलाता है? सोहन चलाता है। अलग अलग उत्तर मिल रहे हैं, इसलिए सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, वे क्रिया शब्द जो वाक्य में सिर्फ एक ही कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। इसका दूसरा भेद देख लेते हैं, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया। नेक्स्ट आपका द्विकर्मक सकर्मक क्रिया।
इसको आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर भी बच्चे उलझते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है? इसमें जो क्रिया शब्द होते हैं वाक्य में जब कर्म के साथ प्रयुक्त होते हैं, पहला तो यहाँ पर दो कर्मों का इस्तेमाल होगा, दो कर्म उस वाक्य के अंदर आएंगे, क्रिया शब्द के साथ दो कर्म यहाँ पर प्रयुक्त होंगे, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट जो चीज होगी यहाँ पर, वो आपके क्या और किसको, ठीक है, इसमें दो शब्दों से प्रश्न किया जाएगा, क्या और किसको, ठीक है। अगर वाक्य के अंदर क्या और किसको दोनों शब्दों से प्रश्न करने पर आपको दोनों का उत्तर अलग अलग मिल रहा है, तो यहां पर आपका द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। उदाहरण से हम यहां सारी चीजें स्पष्ट कर देंगे आपको। पहले परिभाषा देख लेते हैं। वे क्रिया शब्द जो वाक्य में दो या बहु कर्मों के साथ प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ का बोध कराए। बोध कराते हैं, बोध कराते हैं द्विकर्मक या इसे बहुकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्लियर? यहां पर इसमें ऑब्लिक कर यहां पर बहुकर्मक और लिख लीजिए। बहुकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। यहां पर देखिए, वे क्रिया शब्द जो वाक्य में दो या बहुकर्मकों के साथ प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं, द्विकर्मक या बहुकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाते हैं, ठीक है, कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, यहां पर उदाहरण से चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए आप, इस वाक्य में पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, मैंने यहां पर आपको दो चीजें बताई थी। एक तो आपको वाक्य में किसको से प्रश्न करना है और उसका उत्तर वहां पर देखना है, और एक आपको क्या शब्द से प्रश्न करना है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, क्या दी, पुस्तक दी, क्लियर, किसको दी, पुत्र को दी, ठीक है। अब यहां पर दोनों सवालों के उत्तर हमें मिल रहे हैं। क्या शब्द से जब प्रश्न करते हैं तो भी उत्तर आपको मिल रहा है, और उत्तर मिल रहा है आपको पुस्तक। किसको दी, ठीक है, जब किसको शब्द से प्रश्न कर रहे हैं तो भी आपको उत्तर मिल रहा है, और उत्तर अलग अलग मिल रहे हैं। किसको दी, पुत्र को दी, ठीक है। पिता ने पुत्र को पुस्तक दी, यहां पर दो कर्म हो गए, ठीक है। एक कर्म का उत्तर क्या प्रश्न करने से आ रहा है, और एक कर्म का उत्तर किसको शब्द से प्रश्न करने पर आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहां पर दो कर्म हो गए, और जब दो कर्म आ जाते हैं तो द्विकर्मक आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। अगर यहां पर वाक्य में दो कर्मों से ज्यादा कर्म आ जाएं तो आपका यहां पर बहुकर्मक सकर्मक क्रिया होगी।
उदाहरण देख लेते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए आपको और उदाहरण ले लेता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। जैसे सीता ने राम को खाना खिलाया। सीता ने राम को खाना खिलाया। अब यहां पर आप देखिए क्या शब्द से आपको प्रश्न करना है। खिलाया यहां पर क्रिया हो गई, ठीक है, खिलाना एक क्रिया है। और क्या खिलाया, खाना खिलाया, क्या का जब क्या शब्द से प्रश्न कर रहे हैं तो आपको उत्तर मिल रहा है खाना, ठीक है। और जब हम यहां पर किसको शब्द से प्रश्न करते हैं तो किसको शब्द से प्रश्न करने पर उत्तर हमें मिल रहा है राम को। सीता ने राम को खाना खिलाया। खिलाया यहां पर क्रिया हो गई, क्रिया शब्द हो गया, ठीक है। और सीता ने, ठीक है, किसने, यहां पर कर्ता हो गया, ठीक है। राम को, किसको, यहां पर किसको शब्द से प्रश्न हो रहा है और उसका उत्तर राम मिल रहा है, ठीक है, राम को, इसलिए। और यहां पर दो हमारे क्रम हो गए, किसको और क्या शब्द से प्रश्न करने पर दोनों का उत्तर मिल जाए जिस भी वाक्य में, वहां पर द्विकर्मक सकर्मक क्रिया होगी। यह आप दोनों उदाहरणों से समझ सकते हैं। एक आपका उदाहरण बहुकर्मक का भी हम लेकर देखते हैं। जैसे पिताजी ने लड़के को पढ़ाया और क्रिकेट खिलाया। और खाना खिलाया, ठीक है। अब यहां पर इस वाक्य में देखिए आप, इस वाक्य में आप जब देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं पिताजी ने लड़के को पढ़ाया, ठीक है। किसको पढ़ाया, लड़के को पढ़ाया, किसको का आंसर मिल गया, क्लियर। और क्रिकेट खिलाया, क्या खिलाया, क्रिकेट खिलाया, क्या क्या भी आंसर मिल गया। और खाना खिलाया, क्या खिलाया, खाना खिलाया, क्लियर। अब यहां पर तीन क्रम हो गए, इस वाक्य के अंदर दो से ज्यादा क्रम हो गए। किसको से जब यहां पर प्रश्न कर रहे हैं तो भी आपको आंसर मिल रहा है, और क्या शब्द से प्रश्न कर रहे हैं तो भी आंसर मिल रहा है। और दो क्रम यहां पर ऐसे हैं जिनका आंसर हमें, जिनका उत्तर हमें क्या शब्द से प्रश्न करने पर मिल रहा है, ठीक है। पिताजी ने लड़के को पढ़ाया और क्रिकेट खिलाया और खाना खिलाया, ठीक है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस शब्द वाक्य में तीन क्रम है और यह बहुकर्मक सकर्मक क्रिया यहां पर होगी। क्लियर हो गया। बहुकर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया आपको मैंने यहां पर समझा दी है और क्लियर यहां पर आपको उदाहरण के द्वारा समझा दिया है कि आप किस तरह से द्विकर्मक या बहुकर्मक सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। क्लियर। आज के हमने इस वीडियो में क्रिया की परिभाषा को जाना था, उसके उदाहरण देखे थे और उसके बाद हमने एक चार्ट देखा था जिसमें क्रिया के सभी यहाँ पर जो भेद होते हैं, कौन कौन से आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, वो सभी को यहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद हमने यहाँ पर अकर्मक क्रिया की परिभाषा को देखा था, अकर्मक क्रिया की यहाँ पर पहचान को जाना था, किस तरीके से अकर्मक क्रिया को पहचाना जा सकता है। और उदाहरणों के द्वारा मैंने आपको समझाया था कि अकर्मक क्रिया को कैसे पहचान सकते हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर सकर्मक क्रिया को पढ़ा था और सकर्मक क्रिया के अंदर हमने परिभाषा को जाना था और उदाहरण देखे थे। और हमने ये भी आपको बताया था कि सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हमने यहाँ पर देखे थे सकर्मक क्रिया के दोनों भेद, एक कर्मक क्रिया
और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया या फिर उसे कहते हैं बहुकर्मक सकर्मक क्रिया, दोनों ही भेदों की यहाँ पर परिभाषा जानी थी। और उदाहरण के द्वारा हमने आपको समझाया था कि कैसे आप पहचान करेंगे अगर सकर्मक क्रिया वाक्य में दे रखी है तो वो एक कर्मक सकर्मक क्रिया है या फिर द्विकर्मक या बहुकर्मक सकर्मक क्रिया है। इसकी पहचान आप आसानी से कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। बाकी का जो आपका बचा हुआ पोर्शन है, आपका प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के भेद और आपका काल के आधार पर क्रिया के भेद, उन सभी की डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाली 2 से 3 वीडियोस में यहाँ पर कर रहे होंगे और आपके क्रिया टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे और आपके प्रत्येक डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा टॉपिक के खत्म होने पर। दोस्तों, मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी रीट 2022 की तैयारी अच्छे से कर पाएँ और हमारे चैनल से जुड़कर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सारा मटेरियल और सारी ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।